सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो बहुत डाइवर्स तरह के बच्चे ऑप्ट करते हैं। और ना मेरी यहाँ पे सिर्फ एक ही कोशिश है आप सभी के साथ कि सोशियोलॉजी एक बर्डन ना बने, सोशियोलॉजी रादर एक ऐसा एसेट बने जो आपको जीएस में, एसए में, सब जगह हेल्प करता चले। और इनफैक्ट एक ऐसे माइंडसेट के डेवलपमेंट की बात मैं चाहता हूँ करना जो आपको इंटरव्यूज में भी हेल्प करे और रिफ्लेक्ट करे आपके आंसर्स में। तो दोस्तों यहाँ स्लीपी क्लासेस पर एक ही चीज़ है जो हमें गाइड करती है, वो ये है कि स्टूडेंट एक्सेल करें एग्जाम्स में, चाहे वो सोशियोलॉजी का कोर्स हो या कोई भी और जीएस का, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी कोर्स हो। एक्सेलेंस ही रिक्वायर्ड है यूपीएससी में अंत में रैंक दिलाने के लिए। बहुत से डाइवर्स तरह के बच्चे जुड़े स्लीपी क्लासेस के साथ। सोशियोलॉजी का कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, एक्सेल किया, सिंगल डिजिट रैंक लिए। वही कोशिश कर रहे हैं हम पर्टिकुलर अपने कोर्सेज में कि आप जुड़ें अगर हमारे साथ तो सिंगल डिजिट रैंक निकालें और सबसे ज़रूरी बात, पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और C6 कंटिन्यू कर रहे हैं हम सोशियोलॉजी में। एंड इसमें पेपर 2 में ये थोड़ा सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेंदी चैप्टर है, तो इसको टुकड़ों में ख़त्म करने की ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। यहाँ पर देखो, पहले एज स्ट्रक्चर को डिफाइन करना ज़रूरी है कि एज स्ट्रक्चर होता क्या है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है कि इसका मतलब है कि कितने प्रोपोर्शन क्या है लोगों की जो डिफरेंट एज ग्रुप में रहते हैं रिलेटिव टू टोटल जो पॉपुलेशन है, कि 0 से 15 में कितने लोग रहते हैं। अच्छा जी, 15 से लेके 55 या 60 तक कितने रहते हैं, एंड 60 से अबव कितने रहते हैं। तो वो एज स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। एंड ये हमें जो अकॉर्डिंगली किस पे डिपेंड करता है कि कितनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट है एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। एंड फर्दर ये जितनी डेवलपमेंट होगी उतने ये दिस थिंग इन टर्न विल अफेक्ट एज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपका एज स्ट्रक्चर जो अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट अफेक्ट करती है एज स्ट्रक्चर को, तो म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग साइकिल होता है ये। ओके, एंड देन अब जैसे जैसे स्ट्रक्चर पॉपुलेशन जितना डेवलपमेंट होती रहेगी उतना हमारा लाइफ स्पैन इंक्रीज होता रहेगा। ऑल राइट, तो अब ओवरऑल जैसे अगर हम दुनिया में देखें तो जो ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल होते क्या हैं, जैसे शुरुआत में कंट्री में होता क्या है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती। यूपीएससी प्री में पूछोगे, आपको पता होगा शायद एक सवाल ये 2013 में या 12 में। एंड इनिशियली मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती, बहुत बीमारियां होती हैं और बहुत सारे शॉर्टर लाइफ स्पैन होते हैं और IMR MMR बहुत हाई रहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव होती है। और वहाँ पर उसके बाद आगे देखें तो कि एज स्ट्रक्चर बदलता है, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन स्टार्ट होती है ग्रेजुअली, कि जो बड़े वाली एज ग्रुप है, जो बड़ा वाला जो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो आने शुरू होते हैं बहुत सारे। अदरवाइज जैसे आप इमेजिन कीजिए 36 ईयर्स 37 ईयर्स अगर हमारी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी आज़ादी के वक्त, तो कितना ही एज हमारा एज स्ट्रक्चर कितना ही हेविली वॉज टिल्टेड इन फेवर ऑफ यंग किड्स, कि बच्चे ही बच्चे पैदा होते रहते हैं, वो भी मरते रहते हैं, बात अलग है। एंड बूढ़े बुजुर्ग तो बहुत ही जो रेयरली लोग पहुंच रहे हैं, बहुत जल्दी लोग मर जाते हैं। उसके बाद आगे जो डिपेंडेंसी रेशो भी जो इस पे इफेक्ट होती है। और जो डिपेंडेंसी रेशो हमने देखा ना, 15 साल से जो कम वाले बच्चे हैं एंड जो 60 से जो बड़े वाले लोग हैं, ये डिपेंडेंट कहलाते हैं। तो डिपेंडेंसी रेशो बन जाती है इससे। और ये आपको पता ही है कि एजिंग पॉपुलेशन अगर मान लो 0 से 15 वाले हैं तो हमें पता है कल देर सवेर ये बड़े हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट अर्निंग गिवन दे आर स्किल्ड एंड दे हैव एजुकेशन, है ना। तो लेकिन जो 60 प्लस वाले हैं, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दे विल कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द इकोनॉमी, टू द जो आपकी जो वर्किंग क्लास, जो वर्किंग पॉपुलेशन है। तो इसीलिए होता क्या है, जो एजिंग पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। एंड बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज विटनेस कर रहे हैं इसको, ग्रीस, रशिया, पर्टिकुलरली जो जापान, मेजरली पॉपुलेशन एज होती जा रही है एंड यंग लोग है ही नहीं है काम करने के लिए। तो अब ये इसीलिए बहुत सारे जो अब ये क्राइसिस से गुजरते हैं, पेंशन को लेके ना बहुत सारा सरकार का खर्चा बढ़ जाता है एंड जो बीमारियों पे खर्चा बहुत बढ़ जाता है जो बूढ़े एज के साथ। तो इसीलिए जो राइट पॉलिसी राइट टाइम पे अगर नहीं बनाई जाए तो इट कैन बी वेरी कैटास्ट्रॉफिक। जैसे आपको पता होगा शायद अभी चाइना में जैसे अब जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है, अभी रिसेंटली आया कि जो अर्बन इलाकों में है, गांव में नहीं होती, तो चाइना ने वो उसको विड्रॉ करना के साइंस दिए हैं इनिशियली, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत रैपिडली एज हो रही है, बच्चे आ ही नहीं रहे। तो अभी जैसे चाइना की एवरेज एज जो है, एवरेज एज, लाइफ स्पैन नहीं बोल रहा मैं, लाइफ स्पैन तो चाइना में इज़ क्वाइट हाई, 70 प्लस है। तो लेकिन जो एवरेज एज कहाँ पहुँच चुकी है, 37 साल पहुँच चुकी है।
कि वहाँ पे एवरेज आबादी 37 साल की है। इंडिया में कितनी है? 25-26 के आसपास। एंड ये ग्रेजुअली घटती जा रही है। इंडिया की 23-24 के आसपास जाके रुकेगी। उसके बाद इंडिया विल बिगिन टू एज। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना हमारा अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाला है। हमारे पास सारे जो लोग यंग होंगे, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड या डिजास्टर ये तो वक्त ही बताएगा कि अगर इतने सारे यंग लोग होंगे हमारे देश में, उनके पास जॉब नहीं होगी, तो वो डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यूपीएससी सवाल आपको GS1 में पूछ भी सकती है, GS1 के सोशो में पूछ सकती है। तो इसीलिए तो हमें जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है, डिपेंडेंसी रेशियो क्योंकि हमारी ग्रेजुअली घटने वाली है, बहुत सारे लोग अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 से 60 के बीच में होंगे, लेकिन ये बेनिफिट बहुत टेम्परेरी होगा क्योंकि ग्रेजुअली ये लोग बूढ़े हो जाएंगे। इनके लिए हमें प्लान फिर तभी पहले से ही करना पड़ेगा। आगे यंग पॉपुलेशन है हमारे पास, तो लेकिन अगले 2 दशकों में हालात जो चीज़ें बदलेंगी एंड जो क्या होगा 0 to 14 वाला एज ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, 60+ वाला बढ़ेगा। एंड 60+ वाला बढ़ेगा मतलब डिपेंडेंसी जो एक नए तरह की डिपेंडेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा खर्चे देश के बढ़ सकते हैं। पेंशन के एक्सपेंस एंड जो इंश्योरेंस कंपनीज का एक्सपेंस एंड जो डिजीज़ पे एक्सपेंस। ओके, तो अब यहाँ पे आपको जैसे पूछा जाता है कि जो हमारा एज स्ट्रक्चर है, क्या हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड दे रहा है, हमें देश को देगा? तो आप बताओगे सर कि हमारा देश अभी काफ़ी यंग है। चाइना की देखें, अगर हमारा देश की एवरेज एज काफ़ी कम है और ये 23-24 की तरफ जा रही है और यंग हो रहा है देश, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी 0 to 14 की एज ग्रुप में। चाइना के 37 साल है, जापान काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, 48 है। तो ये जो ओवरऑल इंडिया यंग होता जा रहा है, दैट इज़ क्या है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाला है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि हमारा जो लेबर फोर्स काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी हमें, और तो ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है बहुत सारी। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो बहुत अमीर हुई, ये कभी ना कभी इन्होंने डेमोग्राफिक डिविडेंड को विटनेस किया। अच्छी स्किल्ड वर्क फोर्स थी, तो इसीलिए आजकल हमारे स्किल्ड इंडिया ये वो बहुत सारे मिशन चल रहे हैं ताकि हम पैरेलली इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, अब होगा क्या कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आएगा तो डिपेंडेंसी रेशो कम हो जाती है, उससे लोअर हो जाती है, और एक्चुअल ग्रोथ में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट होगी तो ही सच में कुछ ग्रोथ मिलेगी, वरना हम क्या बात करते हैं डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब या डेमोग्राफिक डिजास्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात है यहाँ पे कुछ देखिए। अब यहाँ पे एक इशू आता है माइग्रेशन का। माइग्रेशन टॉपिक आपको वैसे भी पता होना चाहिए, 2-3 जगह सिलेबस में मेंशन्ड है, पहले भी हम बात करते रहे हैं, दोबारा से बात कर रहे हैं। तो माइग्रेशन पे पर्टिकुलरली हो कह रहा है कि हमारे जैसे देश की बहुत सारी आबादी आज़ादी के वक्त अप्रॉक्सीमेटली 90%, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 90% आबादी रूरल एरियाज़ में रह रही थी, अभी घटकर ये 70 के आसपास है कि तो मतलब 30% के आसपास लोग हमारे 30-35% के आसपास अर्बनाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन क्यों होती है? पहले तो आपको इसके कारण पता होने चाहिए, क्योंकि देखो हो क्या रहा है अभी अगर देखिए हम, सिंपल सी बात है कि जो एग्रेरियन जो रूरल वे ऑफ लाइफ थी, इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी घट गया है। ऐसा अभी ना इट इज़ नो लॉन्गर अ वैल्यू, ऐसे इसको ना पहले वैल्यू माना जाता कि जैसे पर्टिकुलरली अगर ये अच्छे लोग होते हैं ऐसे वाला, अब ऐसा कोई वैल्यू अटैच नहीं है। तो एंड मॉडर्न जो डेवलपमेंट है उसने भी इंश्योर किया कि इकोनॉमिकली, नॉट सिर्फ सोशली, इकोनॉमिकली भी जो एग्रेरियन रूरल वे ऑफ लाइफ की वैल्यू काफ़ी कम हो जाए। तो मॉडर्निटी ने ये मतलब मॉडर्न जो वे या जो अर्बन जो इलाकों में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ने ऐसा किया। उसके बाद जो अब यहाँ पर जो एग्रेरियन या फिर जो रूरल जगहों पर जो सामान बनता है, उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी भी वो उसकी जो प्रोड्यूस होता है वो भी काफ़ी ड्रास्टिकली उसकी वैल्यू कम हो गई है। एंड किसी टाइम पर एग्रीकल्चर हमारा बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर था जीडीपी में, अभी ऐसा नहीं है, अब ये कुछ 20% से भी कम होता जा रहा है ना। उसके बाद मास मीडिया और जितने भी जो चैनल्स हैं, इन्होंने जो एक इमेज क्रिएट की अर्बन लाइफस्टाइल की, और ये जो रूरल एरियाज़ के दिमाग में, तो उससे भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। लॉट ऑफ पीपल वांट टू कम एंड एंजॉय दैट अर्बन लाइफस्टाइल। उसके बाद अब आना ट्रांजिट, कम्युनिकेशन, कितने आसान है ना, इसने कितना ब्रिज कर दिया गैप। अब माइग्रेट करना कोई टेबू भी नहीं रहा। पहले था ना कि जो जाता है बाहर 7 समंदर पार, वो उसको धर्म से निकाल दिया जाएगा एक्सेट्रा। अब कोई ऐसा टेबू वगैरह कहीं भी कुछ जुड़े नहीं हुए। एंड देन कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी नहीं रही। पहले जैसे पॉन्ड्स, फॉरेस्ट वगैरह, ग्रेजिंग लैंड्स थे, अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गए या एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो इसलिए अब ये जो चीज़ें पहले बहुत सारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थी, अब इनके लिए पे करना पड़ता है। इसीलिए वैसे इसके कारण रूरल एरियाज़ में अभी सर्वाइवल और मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब ये सब चीज़ों को पहले जो फ्री मिलती थी अब इनको खरीदना पड़ता है। ठीक है, जैसे सप्लीमेंट्री फ्यूल, फॉडर,
ये सभी कुछ अब खरीदना पड़ता है। एंड उसके बाद अब कैश इनकम कमाने के जो जरिए बहुत लिमिटेड हैं विलेजेस में, लैंड भी फ्रेगमेंट हो गई है ना, लैंड होल्डिंग श्रिंक होती जा रही हैं। और उसके बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बात, जो सिटीज़ हैं ये बहुत रिलेटिव एनोनिमिटी ऑफर करती हैं। हमने पहले बात भी की इसके बारे में। जो सोशली ऑपरेस्ड लोग थे, अब जैसे वो अब शहरों में होते हैं जब, तो उनसे कोई उनकी कास्ट वगैरह नहीं पूछता, तो इसीलिए वो अपनी कास्ट के बियॉन्ड जो भी चाहें एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर आप हायर कास्ट के हो लेकिन आप पुअरर सेक्शन को बिलोंग करते हो, अपने गांव में आप कोई जैसे लोअर स्ट्रेटा वाला या फिर कोई लो डिग्निटी वाला काम नहीं कर सकते, लेकिन गांव में जो आप गांव में नहीं कर सकते लेकिन शहर में आके कर सकते हैं। शहर में आके आप जो चाय की दुकान लगा सकते हैं, रिक्शा वाला बन सकते हैं, चाहे आप अपर कास्ट के भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि एनोनिमिटी ऑफर करते हैं, कोई आपसे आपकी कास्ट नहीं पूछ रहा, तो इसीलिए जो हमारे शहर वगैरह काफ़ी मेजरली, इनको हम क्या बोलते हैं, अर्बन मैग्नेट्स बोलते हैं। आप ज्योग्राफी में टर्म पढ़ते हैं वाली, दीज आर नोन एज अर्बन मैग्नेट्स, ठीक है कि तो मैग्नेट के जैसे काम करते हैं। तो इससे होता क्या है, अर्बन मैग्नेट्स की जो कुछ शहर हैं, जैसे मान लो इंडिया में दिल्ली हो गया, बॉम्बे है ना, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, ये पर्टिकुलरली ये अब होता कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती हैं, लोग आते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाती हैं और लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ शहर हैं जो बड़े हैं, ये और बड़े होते जा रहे हैं। तो एंड बाकी शहरों की ग्रोथ इतनी तेज़ नहीं है जितनी कुछ शहरों की है। तो ये कुछ शहर हैव बिकम मेजर अर्बन मैग्नेट्स, ठीक है। अब इनके लिए सरकार की पॉलिसी क्या बन रही है अभी कि काउंटर मैग्नेट्स बनाने की, कि काउंटर मैग्नेट्स कि लोग ना सिर्फ इन्हीं 4-5 शहरों में ना भागे, इसके बियॉन्ड भी और जगहों को भी डेवलप करते हैं, लोग वहाँ भी जाएं, ठीक है। काउंटर मैग्नेट्स बनाने की पॉलिसी है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। ये है अबाउट पॉपुलेशन पॉलिसी एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है दोस्तों। तो ओके, यहाँ पर जैसे सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसी होती क्या है यूएनईपी की, ठीक है। जो हमारा एनवायरमेंट प्रोग्राम है यूएनईपी, वो पॉपुलेशन पॉलिसी को डिफाइन करता है कैसे कि एक एफर्ट है टू इफेक्ट द साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो कर क्या रही है, अगर बिल्कुल ब्रॉडली देखें आप कि कितनी आबादी होनी चाहिए, नंबर ऑफ पीपल, देन किस एज ग्रुप में होनी चाहिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, देन कैसे होनी चाहिए, अर्बन या रूरल, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये सब कुछ की अफेक्ट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, साइज की कितने लोग होने चाहिए, एंड देन उसके बाद स्ट्रक्चर, साइज कॉमा स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 3 तरह की ये बातें कर रहे हैं कि कैसे कैसे पॉपुलेशन होनी चाहिए। इस अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपकी कंट्री के पास है तो दैट इज नोन एज पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। तो ये इससे इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगी और डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके। इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसी पॉपुलेशन पॉलिसी हो कि लॉन्ग टर्म में आप क्या चाहते हो कि देश की आबादी बढ़े या घटे, ठीक है। तो हमारे देश में तो हम वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि हमारी सरकार कह रही हो कि आबादी और बढ़ानी है, नहीं, हमारी आबादी घटानी है, तो या फिर रोकना है उसको, ग्रोथ रेट को रोकना है। बाकी बहुत से ऐसे दुनिया में ऐसे अभी भी देश हैं जो चाह रहे हैं आबादी बढ़ाना, क्योंकि वहाँ पर लोग अवेलेबल नहीं है इनफ। देन उसके बाद जो पॉपुलेशन प्रेजेंटली हमारे पास, हम 3 तरह से जो हमारी पॉलिसी को हम ब्रॉडर देख सकते हैं, रट्टा मारने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एक तो शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में हमारा फोकस क्या है कि आईएमआर और एमएमआर को रोकना, ठीक है। जो आईएमआर एमएमआर बहुत ज़्यादा मेजर फोकस में है, ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, इनको अचीव करना। एंड मिड टर्म में टीएफआर को 2.1 कर देना, जिसको हम रिप्लेसमेंट लेवल भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म में एनएफआर 1.0 कर देना, कि जब 2.1, जब आपका टीएफआर एनएफआर 1.0 मतलब एक परिवार में एक लड़का एक लड़की ही पैदा हो रहे हैं एंड पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर भी स्टेबल हो गया लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ओके, अब अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं, हमें क्या बताते हैं बात कि 2 तरह से आबादी कंट्रोल हो सकती है, एक चाइनीज मॉडल, एक केरला मॉडल। चाइनीज मॉडल में है सरकारी कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट, एंड केरला मॉडल में विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एजुकेशन की बात है, सोशल प्लस इकोनॉमिक, कि यहाँ पर आप एजुकेशन अवेयरनेस वगैरह से ही ऐसा एक प्रोसेस, ऐसा एक सिस्टम बनाएं जिसमें ऑटोमेटिकली लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करना चाहें ही ना, ठीक है। थोड़ा सोशल मॉडल है वो, एंड ये थोड़ा पॉलिटिकल कंट्रोल वाला मॉडल है। अमर्त्य सेन 2 तरह के मॉडल कंपेयर करते हैं, एंड ही नेचुरली ही प्रेफर्स केरला मॉडल। ऑल राइट, अब आगे देखते हैं। तो पॉपुलेशन पॉलिसी हमारे अभी क्या एम कर रही है ब्रॉडली, बर्थ रेट डिक्रीज करना, बच्चों को लिमिट करना, मोर्टालिटी अवेयरनेस है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अबॉर्शन को लीगलाइज करना। क्योंकि अबॉर्शन लीगलाइज करने का हमारा पर्पस क्या है कि ऐसा जो क्वैक्स वगैरह होते हैं जो अबॉर्ट करने में, जो जिनके पास लोग चले जाते हैं अबॉर्ट करवाने, एंड एक तो
जो वहाँ पे जो ओवरऑल जितनी जो सैनिटेशन की हालात बहुत ही गंभीर है, बहुत ही ख़राब है, तो बहुत बीमारियाँ हो जाती हैं। अ लॉट ऑफ जो विमेन दे डाई ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इसीलिए अबॉर्शन को लीगली करना, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करना ज़रूरी है, अगर कभी किसी को रिक्वायरमेंट है तो। इंसेंटिव्स देना, डिसइंसेंटिव देना, कि इंसेंटिव अगर जो भी सरकार चाह रही है वो अचीव करवाने के लिए, एंड पेनल्टीज भी हों, डिसइंसेंटिव्स, ठीक है। एंड जगह कॉन्सेंट्रेशन ना हो जाए कि एक ही जगह पे बहुत सारे लोग बैठ गए आगे, हम इसको क्या बोल रहे हैं, काउंटर मैग्नेट्स बनाना। एंड देन पब्लिक सर्विसेज पहुंचाना जितने लोग आ गए, एंड देन उसके बाद ऑफिसेज वगैरह को रीलोकेट करना लेस पॉपुलेटेड एरियाज में, ताकि हम क्या करें, सैटेलाइट टाउन्स बना पाएँ, काउंटर मैग्नेट्स बना पाएँ। ओके, इनिशियली जो हमारी अप्रोच थी पूरी प्रोसेस की, वो काफ़ी एड हॉक थी, ट्रायल एंड एरर बेस्ड थी। ग्रेजुअली हमारी साइंटिफिक होती गई। आपको कुछ कुछ कमेटीज़ हैं जिनके नाम याद होने चाहिए। इनिशियली जो हमारी आज़ादी से पहले वाली जो हमारी कमेटी थी, राधा कमल मुखर्जी की कमेटी, एंड देन ये क्या बोलते हैं कि सेल्फ कंट्रोल पर एम्फोसिस था, कि खुद से ही लोगों को बोलना है बच्चे कम पैदा करो, तो सेल्फ कंट्रोल से, ठीक है। एंड उसके बाद उसने बोला मैरिज की एज बढ़ा देते हैं, पॉलीगैमी नहीं होने देते, अपने आप ही लोग क्या करेंगे, आबादी घट जाएगी देश की। तो लेकिन उसके बाद जो ग्रेजुअली भोर कमेटी आती है, इंपॉर्टेंट कमेटी, वो बोलती है कि सर सेल्फ कंट्रोल कुछ नहीं है, हमें डेलिब्रेट लिमिटेशन लगानी पड़ेंगी। इससे ऊपर आपके बच्चे पैदा हुए, सरकारी कोई सहूलत नहीं मिलेगी आपको, यू विल नॉट गेट एनी सरकारी बेनिफिट, ठीक है। आज़ादी के बाद क्या हुआ, इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, ठीक है, ये याद रखना बात, इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है जिसने पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई, ठीक है। एंड आज इंडिया इज बेचारा ओनली कंट्री जो आज भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को विटनेस करता है, कि पहला फर्स्ट मूवर होने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं किया अभी तक खास, ठीक है। तो बाकी सब कंट्रीज़ ने रोक ली अपनी आबादी बहुत अच्छी तरह से, इंडिया अभी तक सिर्फ पॉपुलेशन पॉलिसी पे ही खिलता रहता है। हुआ क्या, क्योंकि देखते हैं, आ जाओ, ठीक है। ओके, बाद हुआ कि यहाँ पर कि पॉपुलेशन पॉलिसी कमेटी बनाई गई, फैमिली प्लानिंग बोर्ड बनाया गया, उसने बोला स्टरलाइज करना शुरू करते हैं, और विगरस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चल रहा है। 76 में इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे जो और भी एक्सेसेस हुए, आपने शायद मूवीज़ में भी देखा होगा, जो मैरिज की एज बढ़ा दी गई और फिजिकल इंसेंटिव दिए गए स्टेट्स को जो रोकेंगी आबादी, फीमेल लिटरेसी, पब्लिक एजुकेशन हो रही है, मॉनेटरी इंसेंटिव दे रहे हैं जो वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी कराएंगे। एंड देन उसके बाद इमरजेंसी जब लगी देश में, तो बहुत सारे जो अत्याचार भी हुए इसके नाम पर, जो पकड़ के लोगों के वो स्टरलाइजेशन के ऑपरेशन भी कर देते थे। एंड उसके बाद हुआ क्या, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो गए लोग सरकार की इस पॉलिसी से, हॉस्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एंड इवन की जो सरकार पावर में थी कांग्रेस की, वो भी हार गई। एंड देन व्हेन कांग्रेस की 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स बैक, तो वो बहुत ही कॉशियस है और बहुत ही अनएंथुजियास्टिक है कि आबादी रोकने के मुहिम को लेके, कि नहीं रोकेंगे तो लोग हमें पावर से बाहर भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद से लेके आज तक सभी की सभी गवर्नमेंट बेचारी लॉपसाइडेड है कि क्या करें क्या ना करें, कुछ ऐसा अग्रेसिव प्रोग्राम नहीं चलाती वो कि हमारी जो आबादी की जो स्पीड कम हो पाए। 76 तक हमने देखा बहुत अग्रेसिव प्रोग्राम से सरकार ने बहुत एक्सेसेस भी किए। ओके, उसके बाद अभी भी इंडिया हम देखते हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने एक गवर्नमेंट बैक्ड पॉलिसी बनाई, लेकिन आज तक हम ट्रेल करते हैं। तो एम्बिशियस प्रोग्राम था बहुत सारा, और अब लेकिन जनता की विशेष के अगेंस्ट था, तो बहुत दिक्कत हुई। और अभी हुआ क्या कि कंट्री के पास कोई इफेक्टिव प्रोग्राम नहीं है इसको रोकने का। 1977 में हमने फैमिली प्लानिंग बोर्ड को बदल के हमने फैमिली वेलफेयर बोर्ड बना दिया। चाइना ने क्या किया कि 1 चाइल्ड पर कपल होगा अर्बन एरियाज़ में, 2 की लिमिट लगा दी रूरल में, ग्रेजुअली इसको रिलैक्स कर दिया गया था। एंड देन उसके बाद इंसेंटिव दिए गए, जो ऐसा करेंगे, जो वायलेट करेंगे उनको पेनलाइज किया गया, और लेट मैरिज और लेट चाइल्ड बर्थ को इनकरेज किया जा रहा है। चाइना पॉलिटिकली ऐसे कंट्रोल करने के ट्राई कर रहा है आबादी को। उसके बाद इंडिया में अगर आपको सवाल पूछा जाए कि एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग ये कैसे कैसे इफेक्ट होता है, अगर एक औरत के पॉइंट से बात करें तो ये रिसर्च क्या कहती है हमें कि किससे इन्फ्लुएंस रहता है जो फैमिली प्लानिंग को लेके डिसीजन। पहला, एजुकेशन लेवल, एज क्या है, इनकम क्या है, इनकम किसकी, खुद की, एंड हस्बैंड की ऑक्यूपेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से आते हैं, सोशो मतलब ना ये पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये सोशो कल्चरल एस्पेक्ट है कि परिवार में कितने बच्चे पैदा होते हैं। देन
उसके बाद वर्किंग स्टेटस, जो वर्किंग वेमेन है जनरली वो दे टेंड टू हैव लोअर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एंड देन उसके बाद हस्बैंड की फैमिली का और इमीडिएट सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग, उसका बहुत असर है। अगर हस्बैंड की फैमिली सपोर्टिव है तो बच्चे कम पैदा होते हैं, अगर नहीं है तो बच्चों की रेल बनना इज़ वेरी कॉमन। एंड देन कोठारी एंड गुलाटी की स्टडी है राजस्थान में, वहाँ पे वो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को स्टडी किया, वो बताते हैं कि 88% लोग फैमिली प्लानिंग के जो फेवर में हैं। एंड लेकिन होता क्या है कि फिर ये राव इनबराज भी हमें बताते हैं कि वहाँ पर भी जो सर्वे के हमें आउटकम बताते हैं कि अगर हॉस्टिलिटी है फैमिली प्लानिंग को क्यों है, तो ऐसा क्यों मानते हैं लोग, हॉस्टाइल क्यों है, कहते हैं उनको लगता है कि ये औरत के लिए हार्मफुल है, ठीक है, और गॉड की विल के अगेंस्ट है एंड ये अननेचुरल बिहेवियर है, तो इसीलिए लोग चाहते नहीं ऐसा करना, तो इसलिए वो फैमिली प्लान नहीं करते। लेकिन फिर भी वो उनको लगा कि 70% के आसपास लोग तो फेवर में ही हैं। एंड और जो उसके बाद हो क्या रहा है कि लोग ट्रेडिशनल बिलीफ वगैरह से तो आगे बढ़ रहे हैं पक्का। ओके, अब यहाँ पर एक हार्वर्ड की स्टडी हमें क्या बताती है कि रियलिटी चेक, कि हाँ डेफिनेटली लोग बढ़ रहे हैं फैमिली प्लानिंग की तरफ, लेकिन कि जो प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसका पक्का जो परसेंटेज तो बड़ा है, लेकिन ये कपल्स हैं कौन जो ये कर रहे हैं ऐसा, ये वो हैं जिनके ऑलरेडी 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं, जो अपना पार्ट ऑफ डैमेज कर चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि हमें पता क्या लगता है कि डेफिनेटली कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह का यूज़ बढ़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम किसके द्वारा बढ़ा है, जो कि ऑलरेडी डैमेज कर चुके हैं, ठीक है, आबादी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं। ओके, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो ओवरऑल अगर हमें करना है तो इकोनॉमिक और एजुकेशनल सोशल लेवल पर ही हमें काम करना पड़ेगा, और उसी से ही लॉन्ग टर्म में TFR कम होती है। इट शैल कम फ्रॉम विद इन, है ना, इंटरनली होगा। इंस्टीट्यूशन तो सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, करना तो हमें इंटरनलाइज ही होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ऑलराइट, तो इसके बाद हमारा जो आखिरी एक टॉपिक है छोटा सा, ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ऑलमोस्ट आपको पूछा जा रहा है ये, एंड नॉट ओनली इन सोशो, इन GS1 एज वेल, वहाँ भी आपको काम आएगा, तो उसमें डाल देना बातें। तो शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक अगले लेक्चर में, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।